नमस्कार, मैं ललित सोनी टारगेट 69 बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे पॉलिटी के पीवाईक्यूज। हालांकि हमने एक और एपिसोड पहले किया है, अब हम ये अगले कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे जिसमें आपके वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर और आपके सेंटर स्टेट रिलेशन के रिलेटेड सवाल हम लोग देखेंगे इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल जो है हम उपराष्ट्रपति टॉपिक से लेंगे। भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? देखिए, जो आपका राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो उपराष्ट्रपति से डिफरेंट होता है। राष्ट्रपति का हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, इसके अंदर आपके राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर इंक्लूड होते हैं। इसके साथ साथ लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर 2022 की बात करें तो 788 लोगों ने इसमें वोट किया था या पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। 233 मेंबर जो थे वो आपके इलेक्टेड मेंबर्स थे राज्यसभा से, फिर आपके 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स थे राज्यसभा से, फिर 543 इलेक्टेड मेंबर्स थे लोकसभा से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, या आप फिर कह सकते हैं आपकी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो होता है राज्यसभा का, वो कौन होता है? ठीक है, आपके ऑप्शंस है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्टिकल 64 जो है वो इस बारे में बात करता है कि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा आप देख सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज अनचैलेंज्ड गार्जियन ऑफ एमिनेंस एंड डिग्निटी ऑफ द हाउस। मतलब कि जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति को जो है इस सदन का निर्विवाद संरक्षक माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से है ये सवाल। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? देखिए, जब हम बात करते हैं राज्य की, तो राज्य की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो आपकी विधानसभा को उत्तरदायी होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं केंद्र की, तो वो आपके लोकसभा को उत्तरदायी होती है। ठीक है, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है या फिर आप मंत्रिपरिषद जो है वो हेड कौन करता है? स्टेट में सीएम हेड करता है। ठीक है, सेंटर में जो है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पीएम हेड करता है। तो इनडायरेक्टली आप ये भी कह सकते हैं कि पीएम जो है सेंटर में जो है लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होता है, वहीं पे सीएम जो है विधानसभा को रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे ये क्लियर है कि राज्य में मंत्रिपरिषद जो होता है वो सामूहिक रूप से विधानसभा को जो है जवाबदेह होता है। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल देख लीजिए 164 क्लॉज 2 जो है वो वह कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो स्टेट का होगा वो लेजिस्लेटिव असेंबली को जो है रेस्पॉन्सिबल होगा, और सीएम के अंदर जो है रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होगी, और जब नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो होती है स्टेट में वो गवर्नर के पास होती है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द गवर्नर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मंत्रिपरिषद का आकार को लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% तक सीमित कर दिया गया था? मतलब कि जो आपकी ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसका जो आकार होगा उसको 15% पे ला करके लिमिट कर दिया था, यही इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है 45वां संविधान संशोधन अधिनियम, 93, या फिर 91वां, या फिर 90 यानी कि 90 वाला, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आपका आंसर होगा यहाँ पे 91st। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, इसने दो काम किए थे। एक तो ये सेम लिमिट जो है वो आपकी सेंट्रल लेवल पे भी लगाई थी, और इसने यही सेम लिमिट जो है आर्टिकल ये क्लॉज 1A के द्वारा जो है स्टेट लेवल पे भी लगाई थी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत इतनी है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की साइज जो है वो 15% से ज्यादा नहीं हो सकती, बस। अगला सवाल है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? हमने ये अभी पहले ही डिस्कस किया है कि प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। जब हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं, सीएम की बात करते हैं, तो वो आपकी विधानसभा के प्रति जवाबदेह होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल 75 क्लॉज 3 जो है वो ये बात करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगी वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी हाउस ऑफ पीपल, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड कौन करता है? आपका प्रधानमंत्री या फिर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है,
केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? जब आप सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो हाईएस्ट ऑफिसर कौन होता है इनका, ये पूछा जा रहा है इस सवाल में। इसके ऑप्शन है भारत का महान्यायवादी, जिसे आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, मंत्रिमंडल सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी, या फिर गृह सचिव, वित्त सचिव, या फिर ऑप्शन ई। तो अगर आप जैसे मान लीजिए यूपीएससी के द्वारा आईएएस कैडर में ज्वाइन करते हैं और आपकी उम्र कम है और आपकी किस्मत आपका साथ देती है, तो आप हाईएस्ट जो ऑफिसर लेवल पे जाएंगे वो होगा आपका मंत्रिमंडल का सचिव, यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, चलिए, ये कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो हाईएस्ट पोस्ट है सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स में, और ये जो है ये प्रशासनिक प्रमुख भी होता है। ठीक है, इसके अलावा सिविल सेवा बोर्ड का जो है ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो अगले कुछ सवाल देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? आपके ऑप्शन है अपीलीय क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार, कॉलेजियम प्रणाली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आप यहां पे देखेंगे कि ये तीनों का संबंध जो है सुप्रीम कोर्ट से है। अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन भी है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन भी है, और कॉलेजियम प्रणाली, कॉलेजियम सिस्टम भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। आप यहां पे जानेंगे कि कॉलेजियम सिस्टम जो है जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए, और या फिर आप कह सकते हैं कि नियुक्ति के लिए इसे यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसका आपका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं यही लिखा हुआ है कि ये तीनों जो है इसमें क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, ओरिजिनल, अपेलेट और एडवाइजरी। एडवाइजरी में आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट इनसे एडवाइस मांग सकता है और सुप्रीम कोर्ट इनको एडवाइस देंगी। ठीक है, उसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय एक है, मतलब कि इन फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि मानवाधिकारों का रक्षक, संविधान का अंतिम व्याख्याकार, सिविल कोर्ट, संघीय न्यायालय, या फिर ऑप्शन ई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ज्यादा नहीं भी पता है तो आपको इतना तो पता है कि संविधान का अंतिम व्याख्याकार जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है। इसके अलावा ये जो है एक संघीय न्यायालय है, फेडरल कोर्ट है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो ई हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपके फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन होता है, सेफ गार्ड करता है उनको। कैसे करता है? आर्टिकल 32 आपको पता होगा, जिसके अंदर रिट्स, जो हमने पिछले लेक्चर में जो है डिस्कस की थी, वो दी गई है सुप्रीम कोर्ट को टू सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट ऑफ ए सिटीजन। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख करके देता है? ठीक है, तो यहां पे आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री, भारत के महान्यायवादी, या फिर आपका ऑप्शन ई। तो आपका आंसर होगा ए, राष्ट्रपति। जो न्यायाधीश होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी जो है राष्ट्रपति करता है, और उनका त्याग पत्र भी जो है राष्ट्रपति एक्सेप्ट करता है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और सवाल है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको मैंने अभी भी बताया कि इसको प्रधान राष्ट्रपति करता है, और वो भी जो आपका कॉलेजियम है उसकी एडवाइस पे। ठीक है, चलिए, फिर इसके बाद अगला सवाल है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, रिटायरमेंट की एज क्या है? तो 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष, या फिर ऑप्शन ई। तो इसका आंसर है आपका 65 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे आप ये तीनों क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन एक साथ देख सकते हैं कि ये आपका रेजिग्नेशन है वो प्रेसिडेंट को दिया जाएगा, 124 के अंदर जो है अपॉइंटमेंट जो होगी वो भी प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, और इनकी रिटायरमेंट की एज जो होती है 65 साल होती है, वो भी इसमें लिखा गया है। ठीक है, अब जो हम सवाल देखेंगे वो गवर्नर से रिलेटेड है। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या फिर आपका ऑप्शन ई। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति भी जो है वो राष्ट्रपति करता है। देखिए, ऐसे सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान सवाल है। नो डाउट ये आसान सवाल है और बार बार पूछे भी जा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे छोटे छोटे सवालों में, इसलिए इनको यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, और सिंस ये बार बार आ रहे हैं तो आपके लिए ये टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बार ये सवाल पूछा है तो हो सकता है अगली बार ये पूछ ले कि राज्यपाल को जो है शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, तो ये इसलिए आपके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल 155 जो है वो बोलता है गवर्नर शेल बी अपॉइंटेड, यानी कि गवर्नर की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। कैसे की जाएगी? उसके हस्ताक्षर और मुहर के तहत एक वारंट जो है जारी किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था या फिर 7वां संविधान संशोधन था 1956 में, उसमें ये प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति एक ही टाइम पे एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि एक ही टाइम पे वो 2 स्टेट का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है,
चलिए अगला सवाल देखते हैं जो कि स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड है आपका। राज्य विधान परिषद के सदस्यों को निम्नलिखित में से किस श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा चुना जाता है? तो आपको पता होगा कि विधान परिषद के सदस्यों को जो चुनाव प्रणाली होती है या फिर उनका जो सिस्टम होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। इसके अंदर पंचायत के सदस्यों को इंक्लूड किया जाता है, शिक्षक जो है उनको इंक्लूड किया जाता है, ग्रेजुएट या स्नातक होते हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है, लेकिन उद्योगपतियों को नहीं किया जाता। इन तीनों के अलावा जो है आपके जो असेंबली जो होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा होती है, उनके मेंबर्स भी कुछ लोगों को नियुक्त करते हैं। इसके अलावा गवर्नर कुछ लोगों को नॉमिनेट करता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं कि जो है ये 1/3 मेंबर जो होते हैं वो आपके लोकल अथॉरिटी से जैसे पंचायत वगैरह से आते हैं। फिर 1/12 जो है वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स जो है उनका इलेक्ट करते हैं उनको। फिर 1/12 को जो है टीचिंग प्रोफेशनल्स लेक्चरर्स वगैरह जो होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। इसके अलावा फिर 1/3 जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली से के जो मेंबर होते हैं वो उनको नियुक्त करते हैं। फिर जो बचे हुए हैं जो 1/6 जो बचे हुए हैं उनको गवर्नर अपन जो है नॉमिनेट करता है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, जिसमें उद्योगपति जो है उनको अपॉइंट नहीं कर सकते या फिर चुनाव नहीं कर सकते। फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से देखिए, ये फैक्चुअल सवाल है, लेकिन जिस इंसान को ये पता है कि नॉर्थ ईस्ट के जो आपके उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं उनमें मोस्टली जो जितनी भी आपकी विधानसभा हैं उनमें 60 मेंबर हैं या फिर उनसे कम है। ठीक है, लेकिन 60 से ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए नॉर्थ के ये तीनों 60 वाले मेंबर्स हैं। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश ही एक है जो अलग है, इसके अंदर जो है आपके 68 है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 68 आपका आंसर है, बाकी सब में 60-60 है। ठीक है, फिर लास्ट सवाल जो देखेंगे हम सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है ये सवाल। निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संतुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया? जो ये सरकारिया कमीशन थी जिसे या सरकारी आयोग बोला जाता है, ये जो है सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए बनाया गया था और इसको ये 1983 में बनाया गया था और इसकी जो रिपोर्ट है वो 1988 में सबमिट की गई थी। आपका सवाल है प्रतिवेदन कब जमा किया था, और 1988 आपका ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, इसलिए आंसर होगा ई। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके जो सरकारिया कमीशन है 1983 में गवर्नमेंट ने इसको स्टैब्लिश किया, इसको बनाया सेंटर स्टेट रिलेशंस को स्टडी करने के लिए। इसके अंदर जो है 3 मेंबर थे, आर.एस. सरकारिया, बी शिवरमन और डॉक्टर एस.आर. सेन, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है 1988 में सबमिट की थी। इसके अलावा एक और कमीशन है जो आपको याद रखनी चाहिए, जो कि पुंछी कमीशन है। वो भी सेम सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए ही बनाई गई थी। अब क्योंकि सरकारिया कमीशन पे सवाल पूछा जा सकता है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पुंछी कमीशन पे भी ऐसे देख लें कि कब स्टेब्लिश की गई थी और इसको कब इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।